गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा पीवाईक्यूज का नेक्स्ट लेक्चर है। अब से पहले हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं, 2 दिन में हमने कवर किए हैं। हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस ले रहे हैं पीवाईक्यू से रिलेटेड। एंड आई होप सबको ये तरीका पसंद आ रहा है। बहुत बच्चों ने मुझे ईमेल किया है, कमेंट किया दैट उन्हें ये तरीके काफी पसंद आ रहे हैं। एंड अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट रहता है कहीं किसी क्वेश्चन में, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई होप आपको ये जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई है क्वेश्चंस को सोल्व करने की, वो आपको समझ में आ रही है। आपका कोई भी क्वेश्चन इन ट्रिक से सोल्व हो सकता है। ठीक है, बस आपको थोड़ा ध्यान से लेक्चर्स को सुनने की जरूरत है। हमारे जितने भी लेक्चर हुए हैं, अगर आपने ध्यान से नहीं सुने हैं कोई भी टॉपिक का लेक्चर, तो जाकर उस लेक्चर को ध्यान से सुनो। अपने नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इन नोट से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने जहां चीजों को दिया गया है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद किया है, सेक्शंस आपको पता है कि कौन से सेक्शन में क्या बात हुई है, चीजों की डेट्स आपको पता है, एनफोर्समेंट ईयर आपको पता है, तो चीजें बहुत आसान है। इतना भी मुश्किल पेपर नहीं आता, बस थोड़ा ट्रिकी बना दिया गया है जहां पर आपको अपना दिमाग ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़ती है। एंड इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं कि आप पेपर को सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी है जो कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफी हेल्पफुल होती हैं, तो वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ कि कैसे आप चीजों को कवर कर सकते हो। उसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को अभी भी हमारे यूजीसी नेट लो सब्जेक्ट के किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए है, तो प्लीज हमें ईमेल जरूर करें। और किसी भी स्टूडेंट को अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, आईटी एक्ट और इसके अलावा फैमिली लॉ और जूरिस्प्रूडेंस, इन 5 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट परचेज करने हैं, तो भी हमें ईमेल जरूर करें। इन सब के बारे में आपको पिन कमेंट पर डिटेल में पता चल जाएगा क्या फीस है और ईमेल क्या है जहां पर आपको हमें मैसेज करना है। और जो भी आपको नोट्स परचेज करने हैं, आप फीस से सहमत है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप हमें एक ही मैसेज में अपनी कहकर कहकर बोले, क्योंकि कई सारे ईमेल आते हैं जिनका रिप्लाई करने में मुश्किल होती है, किसको क्या रिप्लाई करना है, गड़बड़ हो जाती है। तो प्लीज आप अपनी जो भी बात है एक ही बार में लिखकर भेज दें। ठीक है, ताकि आपको एक ही 2 मैसेज में आपकी बात कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कहीं कोई डाउट रहा है, तो प्लीज हमें मैसेज करना ना भूलें। हम आपके हर डाउट को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। और जो भी बच्चे ने अभी तक पीवाईक्यूज की क्लासेस नहीं देखी है, तो प्लीज देखो, जो भी टिप्स और ट्रिक्स है वो फॉलो करो, अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखो, क्योंकि सिर्फ 6-7 दिन बचे हैं हमारे एग्जाम के। शाम को पीवाईक्यू जरूर लगाओ, हमारे लेक्चर्स देखो, आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जब अपना अगला जो क्वेश्चन है, हमारा जो दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ था, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 40,113, इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बात करता है अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन सीक्वेंस ऑफ देयर ईयर ऑफ वर्डिक्ट। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है। क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं, क्या क्या केसेस दिए हैं। पहला केस है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये सबको ही पता है, 1973 का केस है। उसके बाद है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सबको पता है, 1951 का केस है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सबको पता है, अगेन 1971 का केस है, जिसमें 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, ये सबको पता है, 1965 का केस है। क्योंकि ये चारों केसेस रिलेटेड है, हमारे आर्टिकल 13 में हमने डिस्कस किए थे ये चारों केसेस, जहां मैंने बताया था, एक ट्रिक भी बताई थी, 24वें केशव से रिलेटेड एक ट्रिक है, वो आप अगर याद रखोगे तो ये चारों केसेस आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों आपको केसेस याद होने चाहिए, इनके ईयर ऑफ वर्डिक्ट आपको याद होने चाहिए। ये चारों केसेस हमने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन था वेदर फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 और नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आर्टिकल 13 में डिस्कस किया, जहां हमने इन चारों केसेस को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आर्टिकल 13 की वीडियो अभी तक किसी ने नहीं देखी है, तो जाकर वो वीडियो देखो, जहां पर ये चारों केसेस को याद रखने की ट्रिक बताई है मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आसान है। तो सबसे पहले हमारा आएगा शंकरी प्रसाद का केस है, यानी बी आएगा पहला ऑप्शन हमारा। उसके बाद आएगा हमारा डी, उसके बाद आएगा सी और उसके बाद आएगा ए।
तो देखो ये सीक्वेंस कहीं दिया है या नहीं, BDCA पहला ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना इजी। तो वो ट्रिक से आपको चारों के चारों केसेस का वर्डिक्ट है, जो ईयर ऑफ वर्डिक्ट है वो याद रहेगा और ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हमने बिल्कुल ट्रिक से आपको बताया कि कैसे आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रख सकते हो, तो वो जाकर लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे नोट से, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसमें, एक ट्रिक याद और क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40,080 क्वेश्चन आईडी है इस क्वेश्चन की, और क्वेश्चन इज अबाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, ये 4-5 आइटम दिए गए हैं, इंडिया डज नॉट हैव लेजिस्लेशन, इनके से रिलेटेड इंडिया में कौन सा, मतलब ये 4-5 आइटम है जिनसे रिलेटेड इंडिया में पूछा है कि लेजिस्लेशन है या नहीं है किससे रिलेटेड, टू स्पेसिफिकली कवर देम एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी IPR का क्वेश्चन है। पहला दिया गया ट्रेडिशनल नॉलेज, इससे रिलेटेड कोई भी एक्ट नहीं है। स्ट्रीट आर्ट, इसका भी कोई एक्ट नहीं है। पब्लिसिटी राइट का भी कोई एक्ट नहीं है। सेलिब्रिटी राइट का भी कोई एक्ट नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड डील करता है हमारा कॉपीराइट एक्ट। और अगर स्पेसिफिक बताऊं, कॉपीराइट एक्ट 1957, और स्पेसिफिक है इसका सेक्शन 14 क्लोज B। अगर आपको याद हो, मैंने सेक्शन 14 आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है आपके साथ, जहां मैंने बताया कि किस चीज से रिलेटेड, किस वर्क से रिलेटेड किसको क्या एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं, ओनर को क्या कॉपीराइट के एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं, वो डिस्कस किया है हमने। तो 14 क्लोज B कंप्यूटर प्रोग्राम से डिटेल के बारे में डिटेल में डिस्कस करता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा ABCD ऑप्शन होना चाहिए, दिया है क्या कहीं, ABCD ओनली, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, है ना इजी। चीजें आपको अगर क्लियर है ना, तो साथ में ही आपका ये जो ऑप्शन है वो पता चल जाएगा और वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर है 90, जो हमारा 40,080 क्वेश्चन आईडी है, इसका आंसर है थर्ड, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसकी आईडी है 40,078। क्वेश्चन है डेथ पेनल्टी से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू डेथ पेनल्टी, मतलब डेथ पेनल्टी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये सवाल पूछा है। अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, चलो देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है डेथ सेंटेंस फॉलोज डेटरेंस थ्योरी। ये बात ठीक है, हमने जब थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की थी, हमने डिस्कस किया था कि डेटरेंस थ्योरी का मेन एग्जांपल है डेथ सेंटेंस, तो पहला तो ऑप्शन ठीक है। मेरे ख्याल से कैमरा का कनेक्शन हट गया है, एक सेकेंड दो। कनेक्ट हो जाएगा 1-2 मिनट में, ठीक है। तो पहली हमारी स्टेटमेंट ठीक है, हमने बताया था डेटरेंस थ्योरी जब हमने की थी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में, मैंने बताया था डेटरेंस थ्योरी का मेन एग्जांपल है डेथ सेंटेंस, तो पहला पॉइंट तो हमारा ठीक है। तो जहां A नहीं है वो काट दो, तो इस ऑप्शन में A नहीं है, ये कट गया हमारा। उसके बाद आता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिमूव डेथ सेंटेंस। नहीं भाई, ऐसा तो हुआ नहीं है, बल्कि हमारा जो BNS अभी आया है वहां नए ऑफेंसेस के साथ डेथ पनिशमेंट को ऐड किया है। और हमेशा से पार्लियामेंट ने ये कहा है कि जो ब्रूटल ऑफेंसेज है, जो हीनियस ऑफेंसेज है, उनको तो कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ सेंटेंस दी जानी चाहिए। तो B ऑप्शन तो गलत है हमारा, तो ये B जहां जहां है वो ऑप्शन कट जाएगा। तो B यहाँ है, ये कट गया, ये कट गया, एक ही बच गया ACDE, ये ठीक है हमारा। CDE ऑप्शन कहीं भी देख लेते हैं। Recent amendments in IPC and other proposals have been added in new offences with the death sentence, सही बात है, ये ठीक है। D है हमारा द पार्लियामेंट वांट्स हार्श पनिशमेंट फॉर हीनियस ऑफेंसेस थ्रू कैपिटल पनिशमेंट, ये तो मैंने बता ही दिया, ये ऑप्शन दे ही रखा है। उसके बाद आफ्टर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आया था जो बच्चन सिंह का केस, डॉक्ट्रिन
द नंबर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट रिड्यूस हो गई है। अब उस केस के अकॉर्डिंग ही अगर कोई केस उसके अंदर फॉल आउट करता है तभी उसको डेथ पनिशमेंट दी जाती है, ये भी बात ठीक है। तो ACDE इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको एलिमिनेशन मेथड भी पता चल गया और कैसे आप इसको सही जो स्टेटमेंट आपको पता है वहां से आप चूज भी कर सकते हो। तो दोनों मेथड हमने अप्लाई कर लिए। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर है मेरे अकॉर्डिंग ACDE ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन। केसेस दिए हैं और दूसरी तरफ उनका ईयर ऑफ रिपोर्टिंग दिया गया है। क्वेश्चन आईडी है 40,095। तो क्वेश्चन है, एक लिस्ट 1 में पहला केस दिया है हुसनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये तो स्पीडी ट्रायल से रिलेटेड केस है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, जो कि 1979 में आया था। 1979 ए का थर्ड ऑप्शन हो गया। कादरा पहाड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये नहीं पता कब का है। उसके बाद है MH हस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये हमारा राइट टू फ्री लीगल एड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि 1978 में आया था। तो 1978 C का फोर्थ हो गया। ठीक है, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी नहीं पता कब का है। तो हमारे दो ऑप्शन हमको पता है, बाकी दो नहीं पता है। तो देखो A का थर्ड और C का फोर्थ कहाँ है। A का थर्ड यहाँ है लेकिन C का फोर्थ नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। A का थर्ड इसमें है ही नहीं, ये गलत हो गया। A का फर्स्ट इसमें है, A का थर्ड इसमें है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। A का थर्ड यहाँ है, C का फोर्थ यहाँ है, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट हो गया, है ना। उसके अलावा कादरा पहाड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये केस है हमारा B का सेकंड, सेम ही है 1980 का, और खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये 1981 का है। ठीक है, तो आई होप यहां से आपको तरीका पता चल गया है कि एक दो चीजें भी आपको पता है ना तो क्वेश्चन कितनी जल्दी सोल्व हो जाता है। और ये सारी चीजें तभी होगी जब आपने लेक्चर्स बहुत ध्यान से देखे होंगे, चीजों को कम से कम 7-8 बार अच्छे से रिवाइज किया होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था, केसेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनके ईयर वाइज याद रखने के लिए आपको सारे जो केसेस है सब्जेक्ट वाइज, जैसे IPC के केसेस है, जो भी आपको एक दिन टाइम निकाल के, कॉन्स्टिट्यूशन के जो केसेस है, स्पेशली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, आर्टिकल 13 से रिलेटेड है जो केसेस, UCC से रिलेटेड जो केसेस हैं, फैमिली लॉ से जो रिलेटेड केसेस हैं, ये सारे केसेस अपनी स्टडी टेबल के सामने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख कर चिपका लो और उनको सुबह शाम पढ़ो। और ये तरीका मैं पहले ही बता चुकी हूँ जब हमने क्लासेस की थी। ठीक है, और ये तरीके से आपको कई केसेस के ईयर भी याद रह जाते हैं, जैसे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आई होप आपने वो तरीका फॉलो किया होगा और आपको काम भी आएगा वो तरीका। आप देखोगे आपके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन वो उसी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो 5 क्वेश्चन भी आए ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के, तो 2 या 3 क्वेश्चन आपके उसी से सोल्व होंगे, अदरवाइज एक भी नहीं होना है। ठीक है, तो कुछ से तो भला है 2-3 ठीक हो जाए तो हमारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा फोर्थ। आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसकी आईडी है 40,077। तो हमारा अगला केस है क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। IPC का केस है, सेक्शन 34 से रिलेटेड, और बहुत सारे केसेस किए हैं हमने। मैंने बताया वहां पर किन किन केसेस में कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में डिफरेंस की बात की गई है। तो देखते हैं कौन कौन से केसेस दे रखे हैं यहाँ। पहला केस है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, इसमें तो नहीं है भाई ये बात। बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस है, इसमें बात की गई है, ये वाला केस है इसके अंदर जो बात की गई है। उसके बाद जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये तो इससे रिलेटेड नहीं है। बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें भी नहीं की गई है। बद्री वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया है वो है B, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, 1925 का केस है। तो B ऑप्शन दे तो रखा है अकेला यहाँ पे, लेकिन महबूब शाह वर्सेस एम्परर इसका केस है सेक्शन 34 का, लेकिन इसमें डिफरेंस की बात नहीं है, तो A ऑप्शन तो होगा नहीं, D भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन, तो सिर्फ B बचा है। लेकिन इसका आंसर हमें चेक करना पड़ेगा, 1 सेकेंड दो मेरे को।
क्या आईडी 40,077। इसका आंसर दे रखा है सेकंड, 40,077 का सेकंड आंसर दे रखा है ए ओनली, यानी महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस दे रखा है। अच्छा भाई, इसका के आंसर है, एक सेकंड, इसका आंसर है ए ओनली। ठीक है, तो इसमें नहीं डिस्कस किया है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस है जहां इसका डिफरेंस डिस्कस किया है। ठीक है, तो देखो हमसे भी क्वेश्चन गलत हो जाते, कई बार चीजों को याद नहीं रहती है, बट अगर आप रिवाइज करोगे चीजें आपको ये याद रहेगी। बरेंद्र कुमार घोष भी इसी से रिलेटेड केस है, कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड, लेकिन क्या डिस्कस किया है मेरे ख्याल से एट द पॉइंट अगर कॉमन इंटेंशन अराइज होती है तो उसके बारे में डिस्कस किया है बरेंद्र कुमार घोष में। आप चेक कर लेना, मेरे ख्याल से यही बात है, एट द पॉइंट अगर कॉमन इंटेंशन अराइज होती है तो क्या होगा, तो ये डिस्कस किया है, तो इसका आंसर होगा ए ओनली। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगले केस के बारे केस नहीं, क्वेश्चन के बारे में, जिसकी आईडी है 40,114। तो ये अजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। बात करते हैं अजर्शन की। अजर्शन दिया है हाईली डेवलप्ड लीगल सिस्टम होता है जो स्ट्राइव टू क्रिएट अ ऑटोनोमस अपैरेटस क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिसमें लीगल कंसेप्ट होते हैं हमारे, लीगल टेक्निक्स एंड लीगल नॉर्म्स। हाईली डेवलप्ड लीगल सिस्टम ये सारी चीजें करता है, ये बात ठीक है। और लॉ नीड्स टू बी एंडोव्ड विद लॉजिकल कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ये भी बात ठीक है। दोनों स्टेटमेंट है तो ठीक, लेकिन इसकी रीजन सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं अजर्शन का, ये हमें चेक करना पड़ेगा। दोबारा पढ़ते हैं, दैट हाईली डेवलप्ड लीगल सिस्टम स्ट्राइव टू क्रिएट एन ऑटोनोमस apparatus of legal concepts, legal techniques and legal norms because law को लॉजिकल कंसिस्टेंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। हाँ, दोनों मेरे को ठीक लग रहे हैं, इसका ऑप्शन पहला होना चाहिए। चेक करें 40,114 का, 40,114 का ऑप्शन दिया भाई, पहला पहला ऑप्शन दिया इसका। हाँ, यही दे रखा है। दोनों अजर्शन और रीजन सही है, और जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन का। ये पॉइंट ठीक है हमारा, ये क्वेश्चन ठीक है। तो ये हमारा आपको ऐसे ध्यान रखना है। मैंने इनको सोल्व करने का तरीका भी आपको समझा दिया है, क्योंकि बहुत से बच्चों को तो इनको सोल्व करने का तरीका ही नहीं पता होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इनके एनेक्टमेंट के अकॉर्डिंग। एक्ट दिए गए हैं और इनके एनेक्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है हमारा 1993 का। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट है हमारा 1990 का। हमने अभी डिस्कस किया भाई 2-4 दिन पहले, याद होने चाहिए आपको ये सारी चीजें। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हाँ ये थोड़ा डाउट भरा है, लेकिन यहां से हमें एक चीज पता है कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 और 338A ये दोनों ऐड किए गए थे, जो बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। लेकिन कब आई 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हमें नहीं पता, ये हमें ध्यान रखना है, ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे। पर देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ये 1992 का है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन के आंसर है और एक में हमें डाउट है। चलो सबसे पहले तो बी आना चाहिए, उसके बाद है हमारा डी, उसके बाद है ए और फिर लगाते हैं सी, या फिर लगा लेते हैं बी डी सी और ए। एक डाउट के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था, तो हम सी को एक बार ए से पहले लगा लेते। ये दोनों तो ऐसे ही आएंगे। तो देखो बी और डी पहले दे रखा है क्या, इसमें तो बी डी है ही नहीं पहले, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही बचा बी डी ए सी। ठीक है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया ये मैं चेक करके गूगल पे आपको बताती हूँ। ठीक है, 89th
अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आया भाई 2003 में, 2003 की अमेंडमेंट है ये, और ये अफेक्ट में आई थी 19 फरवरी 2024 को इफेक्ट में आई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो यही कह रहा है कि इसमें NCST को ऐड किया गया था, मतलब 2 सेपरेट कमीशन ऐड किए गए थे, दोनों वही बात है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हाँ, तो इससे हमारा क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो गया, लेकिन हमने फिर भी चेक कर लिया कब आई थी ये। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आई थी, और कब इफेक्ट में आई है, 19 फरवरी 2004 को। इसने ऐड किया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338A। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 338 बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, और आर्टिकल 338A बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ये पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर होने चाहिए। तो 40,112 का आंसर हमारा 4th है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है हमारा 40,073, इसकी क्वेश्चन ID है, और क्वेश्चन है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज इन सेक्शन 145 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सेक्शन 185 बात करता है एविडेंस ऑन एफिडेविट की। आपको याद होगा मैंने डिटेल में डिस्कस किया है ये। प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज। किसी को पता है इसके बारे में क्या होता है ये? लेकिन ये वर्ड सबने, इसका मतलब जो है ना, लॉ में सबने देखा होगा बेयर एक्ट में, लेकिन इसका मतलब ये वही बात है, बहुत कम बच्चों को पता है। इसका मतलब होता है नोट विद स्टैंडिंग, या फिर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं डिस्पाइट। नोट विद स्टैंडिंग आपने लगभग हर सेक्शन में देखा होगा बेयर एक्ट में कि एक नोट विद स्टैंडिंग वर्ड लिखा होता है, कि इसके बावजूद, जो मतलब होता है इसका। ठीक है, तो नॉन ऑब्स्टेंटे जो क्लोज है, इसका ये एक लैटिन वर्ड है नोट विद स्टैंडिंग, जिसका मतलब है, तो ये एक लीगल वर्ड है जिसका मतलब होता है कि मान लो दो अगर प्रोविजन है कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो कौन सा प्रोविजन प्रेसिडेंस है, कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा अदर देन द अदर प्रोविजन। तो इसका मतलब ये होता है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज का। तो सेक्शन 145 हमने डिटेल में डिस्कस किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जहां बात की गई है एविडेंस ऑन एफिडेविट की। तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा वो बात हुई है यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, डिस्पेंसेस विद प्रोसीजर अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपी से पहले कंप्लेंट फाइल हो सकती है, ये क्वेश्चन पॉइंट ठीक है। उसके बाद कंप्लेनेंट को एग्जामिनेशन, कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा और विटनेसेस को ओथ पे लिया जाएगा, ये बात भी ठीक है। तीसरा, कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस के जो एफिडेविट है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, ये भी बात ठीक है। और चौथा है स्वॉन स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी, ये भी बात ठीक है। ये चारों मैंने आपको वहां पर सेक्शन 145 में लिखवाए भी हैं। ठीक है, तो ABCD चारों ही ऑप्शन ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, BCD, यहाँ A नहीं है, ABCD 4th ऑप्शन ठीक है। 40,073 का 4th ऑप्शन है, और बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको ये सेक्शन 145 डिटेल में डिस्कस करवाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सेक्शन 145। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर और चेक कर लेते हैं। 40,073 4th ऑप्शन ही है इसका, ABCD चारों स्टेटमेंट ठीक है। देख रहे हैं आप, मतलब सारे के मतलब 70 से 80 क्वेश्चन आप अगर आप देख रहे हो तो हमारे नोट से ही है, वो भी डायरेक्ट। ठीक है, और कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको मैंने टिप्स और ट्रिक्स के जरिए आपको याद करवा रखे हैं। थोड़ा ध्यान से नोट्स को पढ़ोगे ना, बिल्कुल ऐसे चीजों को समझ के करोगे। कोई चीज लिखी है वो कब आई है, कब उसका नेक्टमेंट हुआ है, कब क्या है, कौन सी अमेंडमेंट कब आई, उसे क्या ऐड हुआ है, कब उसके एनफोर्समेंट डेट है, सब कुछ आपको अगर पता है ना तो रोक ही नहीं सकता आपका क्वेश्चन कोई ठीक होने से। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40,063, इस क्वेश्चन की ID है, और क्वेश्चन है मेंसरिया डज नॉट इंक्लूड। बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटेंशन होता है मेंसरिया में, नॉलेज भी इज अ टाइप ऑफ मेंसरिया, रीजन टू बिलीव इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेंसरिया, मोटिव इज नॉट अ मेंसरिया। तो इसका सही आंसर क्या है? 4th ऑप्शन है, बिल्कुल डायरेक्ट है, ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है। तो ये मैंने बल्कि जब आईपीसी आपको करवाई है तब मैंने आपको बताया था कि हमारे आईपीसी या जो बीएनएस में क्या क्या टाइप बता रखे हैं मेंस रिया और एक्ट्रेस रियस के। ठीक है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वहां से ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी एक्ट से, जहां आईटी एक्ट के प्रोविजंस दिए गए हैं लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में उनके सेक्शंस दिए गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमने अपनी क्लासेस खत्म किया, आई होप सबको सेक्शन से याद होंगे। मैंने आईटी एक्ट को बहुत डिटेल में करवाया है और आपको वो लेक्चर्स ध्यान से देखने हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे ने वो लेक्चर्स ध्यान से नहीं देखे हैं, मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस नोट करवाए हैं, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिटेल में भी डिस्कस किया है, उनको आपको ध्यान से देखना है। तो क्या क्या सेक्शन पूछे हैं, क्वेश्चन की आईडी है हमारे पास 40,097 इसकी क्वेश्चन की आईडी है। तो एक तरफ दे रखा है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये दिया गया सेक्शन 14 में, तो ए का थर्ड होगा। सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, ये दिया गया सेक्शन 16 में, पहला ऑप्शन होगा। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये सेक्शन 15 में दिया गया, सेकंड ऑप्शन होगा। एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 11 में दिया है। बिल्कुल डिटेल में हमने ये चीजें मैंने आपको करवाई है। अब ध्यान से देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजें हमारे नोट से आ रही है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो रहे हैं। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, ए का हमारा होना चाहिए थर्ड। ए का थर्ड 2 में दे रखा है, तो बी और सी तो ऑप्शन कट ही गए। ए के थर्ड के बाद बी का होना चाहिए फर्स्ट, बी का फर्स्ट पहले में दे रखा, फोर्थ में नहीं है, तो इसका आंसर होगा पहला। सीधा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमारे नोट से आया है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नोट्स ध्यान से पढ़ो और काम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप आपका सोल्व हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसकी आईडी है 40,076 इसकी आईडी है, और आपको ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया है। तो क्या क्वेश्चन है ये, पहली स्टेटमेंट दिया गया फंडामेंटल राइट्स एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का क्वेश्चन है। तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है हमारा restrictions on fundamental rights are expressly provided in the US Constitution. That can be a question कि क्या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी एक्सप्रेसली दी गई है, ये थोड़ा डाउट में है, इसको डाउट में रखते हैं एक बारी। थर्ड हमारा ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स आर सेम इन इंडिया, ये गलत है, क्योंकि हमारे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हमारे पास ह्यूमन राइट एक्ट है हमारा, तो सेम तो है नहीं, अलग अलग है। और लेकिन हाँ हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो एक अलग स्टेटमेंट है, बहुत अलग चीज है वो, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, सी गलत है। तो जहां सी है ना उसको निकाल दो, ए सी डी ये गलत है, इसमें नहीं है। थर्ड ऑप्शन में भी सी है, ये भी कट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में ए बी डी है, तो 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। ठीक है, ए हमारा सब जगह है, डी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, ये बात ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है। हमारे जो डीपीएसपी है ये बात बोली गई है हमारे आर्टिकल 37 के क्लोज 1 में, है ना, वहीं बोली गई है आर्टिकल 37 के क्लोज 1 में, आर्टिकल नॉन जस्टिसेबल है हमारे डीपीएसपी, ये बात आपको पता होनी चाहिए, गिवन इन आर्टिकल 37। ठीक है, तो डी हमारा ठीक है, यानी ए डी ठीक है हमारा। बी में हमें थोड़ा डाउट है, ए डी ऑप्शन है, ए बी डी ऑप्शन है। अभी बी से रिलेटेड हम चेक करते हैं आंसर क्या है, क्वेश्चन आईडी क्या है 40,076, 40,076 का आंसर दिया गया है भाई सेकंड, ए और डी ऑप्शन, यानी बी जो हमारी स्टेटमेंट है ये गलत है। क्या कहती है बी स्टेटमेंट, ये कहती है कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो एक्सप्रेसली दी गई है, ये बात गलत है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस एक्सप्रेसली नहीं दी गई है, ये बात ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये ऑप्शंस ध्यान रखना, ये चीजें दोबारा रिपीट हो सकती है एग्जाम के अंदर, और ये क्वेश्चन हमारा इजीली सोल्व हो गया। थोड़ा सा डाउट था गूगल का सारा, सॉरी हमने क्वेश्चन आईडी देख के आंसर देखा है, लेकिन
एक चीज है कि हमने एलिमिनेशन मेथड से काफी सारे ऑप्शंस हमारे निकल गए यहाँ से, है ना। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। काफी हद तक आपके एक दो जगह डाउट क्रिएट हो सकता है जहां आप अपना थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हो, बोल सकती हूँ, या थोड़ी और नॉलेज लगानी पड़ेगी, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, 105वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जिसकी आईडी है 40,055। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन है देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन, एक सेकेंड, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप, हो सकता है आपको आंसर पता हो। So question is, there is no distinction between de facto and de jure recognition for the purpose of giving effect to internal act of the recognized authority. ये किस केस में हेल्ड किया गया था? इजी क्वेश्चन है। मैंने रिकॉग्निशन में 3 केसेस इससे रिलेटेड बताए हैं। एक तो लूथर वर्सेस सागर का केस है 1920 का, अरंत जाजू मंडी का केस है 1939 का, एक केस है बैंक ऑफ इथियोपिया करके कुछ है लेकिन वो 1931 का केस है, मेरे को ये पता है। तो 3 केसेस है। देखो इन 3 केसेस में कौन कौन सा दिया है यहाँ पे। मिगल वर्सेस सुल्तान ऑफ जोरे, ये तो नहीं है। लूथर वर्सेस सागर दिया है। वायसूर वर्सेस क्रिप, ये भी नहीं है। स्कूनर एक्सचेंज वर्सेस एमसी फेडोन, ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन है लूथर वर्सेस सागर, 1920 का केस है। करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल हमारे नोट से आया है डायरेक्ट क्वेश्चन। आई होप आपने रिकॉग्निशन का जो टॉपिक है पीआईएल के अंदर, हमने जिसको 2-3 लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है, और ये 3 केसेस है इस पॉइंट से रिलेटेड जो मैंने आपको वहां करवाए हैं। तो आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर अभी भी किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उन लेक्चर्स को जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए मिलते अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी क्या है? 40,088 इसकी क्वेश्चन आईडी है, 40,088। तो आर्टिकल पूछा है कि आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है इफ द प्रोक्लोमेशन ऑफ इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स। यानी ये बात है आर्टिकल 358 की, जहां जो इमरजेंसी लगती है जब नेशनल इमरजेंसी, तब आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो किन ग्राउंड्स पर होता है? 2 ग्राउंड बताए थे मैंने, एक तो वॉर बताया था और एक बताया था एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये 2 इसके ऑप्शन होंगे, बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत होंगे, देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन है ही नहीं। 4th ऑप्शन दे रखा फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, भाई खुद ही इमरजेंसी है आर्टिकल 356 में, प्रेसिडेंट रूल लगता है जो स्टेट इमरजेंसी, है ना। तो ए और बी हमारा गलत, सही है, बाकी सारे गलत है। पहला ऑप्शन इसका ठीक है। सीधा हमारे नोट से क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट। मैंने आपको ग्राफ बना के 358 और 359 दोनों साइड बाय साइड समझाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी भी अगर इमरजेंसी प्रोविजंस के किसी ने क्वेश्चन लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखना, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जिसकी आईडी है 40,053। अगला क्वेश्चन है कंसीडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी, यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, और उसमें से भी लॉ ऑफ एजेंसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती, और ये कौन से एक्ट में दिया गया है? तो ये सेक्शन 185 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है, बाकी कोई देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है और डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप आपने जो हमारा लॉ ऑफ एजेंसी का टॉपिक है वो अच्छे से देखा होगा, जहां हमने डिटेल में चीजों को डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताए मैंने कि किस सेक्शन से चीजें बनती है, यहाँ पे क्वेश्चन, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसकी आईडी है 40,048। तो क्वेश्चन है हमारा एज पर एनजीटी एक्ट 2010, एनजीटी एक्ट है हमारे इन्वायरमेंट लॉ से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें बोला गया है इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, यानी इन्वायरमेंट वर्ड की डेफिनेशन दी गई है। कहाँ दी गई है एनजीटी एक्ट में इन्वायरमेंट वर्ड की डेफिनेशन?
सेक्शन 2 क्लोज सी में अगर आपको याद हो, सेक्शन 2 क्लोज सी में इन्वायरमेंट वर्ड को डिफाइन किया गया है। इसके जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के क्लोजेज है वो भी मैंने आपको वहां बताए हुए, एनजीटी जो हमने टॉपिक किया था, ठीक है, वो लेक्चर जरूर देखना सब। तो यहाँ बताया गया है कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड अदर इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स अदर देन लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी आएगा, इसका आंसर दे रखा प्रॉपर्टी, थर्ड इसका आंसर है। अगर आपने डेफिनेशन वहां ध्यान से देखी हो, हमने ये करवाई है डेफिनेशन वहां पे, तो बिल्कुल चीजें हमने साफ वहां बताई है, डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनजीटी का जो हमारा लेक्चर है वो जाकर सब जरूर देखना, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जो कि हमारे नोट से ही आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर चुके होंगे कि कितनी चीजें डायरेक्ट आ रही हैं हमारे नोट्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसकी आईडी है 40,037। पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। कहता है कौन सी कंट्री में डू नॉट फॉलो द स्कीम ऑफ, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का एक डॉक्ट्रिन है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। इंडिया में तो किया जाता है, यूएसए में भी किया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को फॉलो, यूके में नहीं किया गया क्योंकि सारी पावर किसके पास है, क्वीन के पास है। तो ये इस कनाडा में भी फॉलो किया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। हमने डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में। तो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ को मैंने पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपको पढ़ना होगा ताकि आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप अगर मान लो वहाँ पर नहीं भी है हमारे नोट्स में, तो चीज़ें लिखो वहाँ पर ताकि ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के तो क्वेश्चंस आप देखोगे तो बार बार कई चीजें रिपीट भी हो रही है, ठीक है। तो जितने भी पिछले 5-6 साल में क्वेश्चंस आए हैं वो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि 40,037 जिसकी क्वेश्चन आईडी थी, डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन से नोट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, लेक्चर का टाइम हो गया है। आज के जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं मेनली सारे क्वेश्चन हमारे नोट से आए हुए हैं, और यहाँ से आपको अंदाजा लग सकता है कि हमने कितने डिटेल में एनालिसिस किया है और आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं और लेक्चर्स भी उसी के अकॉर्डिंग लिए हैं। तो आपको मैंने ये बात तो प्रूव कर दी कि अगर आपने लेक्चर्स को ध्यान से देखा है, नोट्स को बहुत अच्छे से बनाया है, उनको डिटेल में पढ़ा है, तो क्वेश्चंस कितने अच्छे से आपके सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई है जो आपको इन पीवाईक्यूज को सोल्व करते करते आपकी प्रैक्टिस में इंक्लूड हो जाएंगी, जो आप घर पर भी जरूर ट्राई किए जब भी आप किसी और ईयर के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।